राजनीति की अलख जगा दी ऐसे जगर जियाले ने, और शहजादे को धूल चटाई चाय बेचने वाले। एक होता है व्यंग और एक होता है गाली। व्यंग वो भाषा है कि नागार्जुन ने पंडित नेहरू जी को भरी सभा में कहा था, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पे झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। ये व्यंग था। नेहरू जी मुस्कुरा दिए। साधु यादव नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था राजनीति में बिहार की, माननीय श्री राबड़ी देवी जी के भाई। शिल्पी जैन का केस उस समय मिस इंडिया कुछ बनी हुई थी, हत्या हुई उनकी। रिपोर्ट कहती है कि उनके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया, और आखिरी में जब केस क्लोज हुआ तो स्टेटमेंट था इसे सुसाइड। चंपा विश्वास का केस क्या था? आईएएस की पत्नी रही थी और आरजेडी के एक एमएलए के संबंधी दुष्कर्म करते रहे उनके साथ। आईएएस की पत्नी जिस व्यवस्था में लाचार महसूस करे, वहां एक आम महिला कैसे इतना मनोबल महसूस कर सकती है? हमने कथावाचकों को बड़ा बना दिया। कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुन के घर जाइए। कंपटीशन चल रहा है कि मेरी कथा में 20 लाख आए तो अब मेरी कथा में 21 लाख बुलाऊं। लेकिन जब आप इस चीज को राजनीतिक दल के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं तो वहां फिर आप मैनिपुलेशन में आ गए, फिर आप कथावाचक नहीं बचे, आप एक कार्यकर्ता हो गए किसी दल के। पंक्ति है कि हाड़ मांस हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है चाम, और दे किसी की सुंदर काया हो जाती नींद हराम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो वो माया से कोई नहीं बच पाया, स्वयं भगवान नहीं बच पाए। माया का मारीच बन गए भगवान पीछे पीछे। तो जया किशोरी क्या है? स्त्री पृथ्वी के हृदय पर ईश्वर का किया हुआ हस्ताक्षर है, और स्त्री उतनी ही श्रेष्ठ है जितना अंधकार से प्रकाश। लेकिन अगर प्रकाश खुद कह रहा है कि मैं अंधेरे में ही रहना चाहता हूँ, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले एक व्यक्ति कपड़े सिखाने आता था, गेट रेडी विथ मी, अब 10 सिखा रहे हैं। ये वो देश है यार जहाँ साड़ियाँ पहन के आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। क्या साड़ियाँ पहनना सिखाओगे आप? तान्या जी जो हैं तो इन्होंने भी एक सेट किया, उनकी ब्रांड है, वो पहन के दिखाती हैं, लोग सीखते हैं। लड़कियों से ज़्यादा लड़के सीखना चाहते हैं साड़ी पहनना। अंडरवेयर में इंटरव्यू लेने गई है वो, इंडिया गेट। हाँ, वो टॉवेल में इंडिया गेट पे, और चाय वाले से पूछ रहे हो आप अंडरवेयर पहन के, तो भैया क्या बदलाव चाहिए? उसका तो दिमाग में बदलाव बचा ही नहीं। तो ये कंटेंट की भूख है, ये फॉलोवर्स की भूख है, और ये भूख एक दिन इस देश की युवा पीढ़ी को खा जाएगी। है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe. एक बार फिर से आपका स्वागत है तमन्ना टॉकीज पर, और आज मुलाकात एक ऐसे शख्स के साथ जिन्हें आपने यूट्यूब पर देखा होगा, इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा। बेबाकी से बोलते हैं, अंदाज बेहद निराला है, और स्क्रिप्टिंग ऐसी कि बस 2 लाइनों में सब कुछ कह जाते हैं। मैं इनकी फ़ैन रह चुकी हूँ, और इनको मैंने बहुत पहले कॉल किया था कि मैं आपका पॉडकास्ट करना चाहती हूँ। तब मैंने पॉडकास्ट चैनल भी शुरू नहीं किया था, तब किसी चैनल के साथ काम कर रही थी। लेकिन सौभाग्य है मेरा कि उस चैनल में तो ये नहीं गए, लेकिन मेरे चैनल में आ गए। बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। थैंक यू सो मच तमन्ना जी। रोहित शुक्ला जी, बड़ा नाम बन चुके हैं। कितने साल में? 11 महीने हुए मुझे भी। 11 महीने में। और क्या सोच के आपने ये चैनल द अनचैप्टर्ड शुरू किया, और जो सोशल इश्यूज आप उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का इशू हो, ज्वलंत मुद्दे, बड़ी बेबाकी के साथ आप रखते हैं। तमन्ना जी, अनचैप्टर्ड की कहानी बड़ी अनोखी है। मतलब मैं इसके पीछे लोगों को लगता होगा कि बहुत लंबी प्लानिंग है, जबकि ये 3 दोस्तों के बीच में बैठकर बनाया गया एक प्लेटफॉर्म था। मुझे याद है 6 जून को पंचायत का सीजन 3 आया था। अच्छा। अभी अगर 4th आया अभी, तो वो पंचायत का सीजन 3 था। हम ऑफिस में बैठे थे करोल बाग के सेंटर पे, तो मैंने वो सीरीज देख के आया, तो मैंने ऐसी एक स्क्रिप्ट लिखी कि पंचायत के एक एक किरदार से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। और उस समय मेरी प्रोफाइल थी द साइलेंट वॉयेजर, पर्सनल मतलब प्राइवेट थी। वो रील मैंने उस पर अपलोड की कि किसका किरदार क्या सिखाता है। तो मैं घर गया तो मैंने देखा उस पर 500 व्यूज़ आ गए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ कि अरे 500 व्यूज़ आ गए, इस पे 8-10 कमेंट हैं, और शेयर हुई यार 4-5 लोगों ने। तो मुझे मोटिवेशन मिला। तो फिर मैंने अगले दिन फिर एक रील बनाई पंचायत के ऊपर, तो वो भी लगभग 400-500 क्रॉस कर गई। तो उससे फिर मेरे फॉलोवर्स लगभग 600-700 हुए, सिर्फ 600-700 फॉलोवर्स बढ़े। फिर ऑफिस में बैठ काम करता था दिन भर, और घर पे जाके कॉर्नर में एक कर्टेन डाल के मैंने वही बनाना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे बढ़ते गए, मतलब फॉलोवर्स इंक्रीज हुए, लगभग 2-2.5 हज़ार फॉलोवर्स हुए। तो फिर ऑफिस कॉर्पोरेट में क्या हाल होता है, आई गेस किसी से ये चीज़ छिपी नहीं है। तो एक प्रेशर क्रिएट किया गया मेरे ऊपर कि लाइक काम करो एंड ऑल। तो फाइनली फिर 26 जून को आई गेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी। तो उस रात को मेरे डायरेक्टर का कॉल आया कि ये काम सुबह तक करके दो, और मैंने कहा ठीक है। एंड उस रात मैंने रिज़ाइन कर दिया।
वाह, तालियां। ऐसे ही होना चाहिए, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसे ही करती आई जी। हूँ। तो वो मतलब इतना हम प्रेशर झेलेंगे नो डाउट, बट इतना नहीं झेलेंगे जहां हमें बिल्कुल, आत्मसम्मान पे दिक्कत आए। एग्जैक्टली। तो वो छोड़ने के बाद 3 महीने मैं रहा दिल्ली में, भटका, जॉब ढूंढी, कोई 25,000 दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है। और इससे पहले मैं भोपाल में पढ़ाता था CDS के बच्चों को, NDA के बच्चों को। तो मुझे लगा कि यार रोहित, इससे नीचे का काम मैं नहीं करूंगा। मतलब अगर बच्चों को पढ़ाया है तो अगर उसी स्तर का काम मिल रहा है या एजुकेशन की फील्ड का मिल रहा है तो मैं करूंगा। 3 महीने में रहा, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेंटल प्रेशर रहा, क्योंकि आप कुछ नहीं करके दिल्ली में रह के सिर्फ अपनी सेविंग से रेंट पे कर रहे हो। फिर मैं भोपाल चला गया और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। डेली वीडियोस बनाता था, कोई इशू आता था उस पर वीडियो बनाई, लेकिन ये नहीं सोचा कि अब इससे करना क्या है। अब यही करना है, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेला स्क्रिप्ट लिखूंगा, अकेला फिर रिकॉर्ड करूंगा, फिर एडिटिंग करूंगा। बड़ी कसी हुई स्क्रिप्ट लिखते हैं आप। अगर आप इनका चैनल देखें द अनचैप्टर्ड, इनकी स्क्रिप्ट इतनी लाजवाब होती है कि आपको 2 मिनट के अंदर पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। आपने बताया कि आप ज्वलंत मुद्दों पर बात जी। करते थे, आपने पंचायत के किरदारों से बड़ा जी। कुछ सीखा। चलिए पंचायत के किरदारों की बात कर लेते हैं। जी। एक ऐसा किरदार जिससे आपने सब बहुत कुछ सीखा। देखिए, सीजन 1 का जो है उसमें मैं मानता हूँ प्रधान जी। अच्छा। प्रधान जी का किरदार एक पिता का किरदार है, एक दोस्त का किरदार है, एक मुखिया का किरदार है। और एक ही व्यक्ति के अंदर इतने किरदार होने चाहिए। इसको बहरूपियापना नहीं बोलेंगे हम, इसको हम किरदार बोलेंगे। दूसरा सीजन में अगर हम देखें तो सचिव जी को देखिए। वो व्यक्ति एक वो नौकरी कर रहा है जिसमें उसको मजा नहीं आ रहा, लेकिन वो तब भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ वो अपने सपने को नहीं मरने दे रहा। हमारे हिंदुस्तान में एक बार अगर आपकी सरकारी नौकरी लग गई तो आप अपने सारे सपने भूल जाते हैं, लेकिन वो लड़ रहा है कि MBA की तैयारी करूंगा मैं। और इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो भारत के लोकतंत्र के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो बनराकस जी हैं वो बहुत अच्छा किरदार है, क्योंकि यही हिंदुस्तान के हर नागरिक को होना चाहिए। सवाल उठाए, वो लड़ रहा है, देखिए वो ऐसा नहीं है कि टाल रहा है, और वो सत्ता को चुनौती दे रहा है, और जब नहीं हुई तो उसने कहा मैं ही सत्ता में आऊंगा। तो ये बनराकस का किरदार हमको बताता है। तो हर सीजन में मैं मानता हूँ एक किरदार है, और ये सीरीज सिर्फ सीरीज नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग सीरीज होनी चाहिए अगर हम इसको अपनी लाइफ से जोड़ के देखें तो। मेरी भी फेवरेट सीरीज़ है और मेरे को वो किरदार बहुत अच्छा लगता है जो चाचा जी हैं। वो किरदार मेरे को बहुत पसंद है। इमोशनल भी हैं और बेबाक भी हैं, आपकी तरह बेबाक। अच्छा, ज्वलंत मुद्दों की बात की, डेमोक्रेसी की आपने बात की। डेमोक्रेसी ठीक ठाक चल रही है हमारी? देखिए, डेमोक्रेसी को मैं पहले बताऊँ डेमोक्रेसी है क्या। देखिए, डेमोक्रेसी वो है जहाँ कभी पूर्ण नहीं, अपने आप में पूर्ण नहीं होती। अगर 100 लोग वोट देने वाले हैं और 51 किसी को मिल गए तो वो जीत गया। और डेमोक्रेसी का यही ड्रॉबैक है कि 49 आपके अगेंस्ट थे तब भी आप जीत गए। तो देश में नजरिए का अंतर है, किसी को बहुत अच्छी लगेगी, किसी को लगेगा कि है ही नहीं, और कोई को ये महसूस हो सकता है कि ये लड़खड़ा रही है। ये नजरिए पर निर्भर करता है। आपका नजरिया क्या कहता है, क्योंकि आपको भी गोदी मीडिया से जोड़ते हैं? जोड़ने वाले कुछ भी जोड़ सकते हैं, मैं मानता हूं। और हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जी, मैं बिल्कुल इस चीज को बोलूंगा कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। लोकतंत्र मजबूत था और लोकतंत्र मजबूत रहेगा। चुनौतियां आती रहती हैं। इतना बड़ा लोकतंत्र, एक तरफ हम बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र को चलाने में चुनौतियां आएंगी ही, क्योंकि इस देश की जो आबादी है वो एक जैसी नहीं है। किसी का मसला रोटी है, किसी का मसला कपड़ा है, किसी का मसला अच्छी जिंदगी है, किसी के लिए कार चुनौती है, किसी के लिए घर चुनौती है। तो सब अपने अपने नजरिए से जब सरकार को देखते हैं तो सबको अलग अलग सरकार दिखती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद राजनीति का स्तर थोड़ा सा बदला है? अब नीचा हुआ है, ऊपर हुआ है, ये आप बताएंगे, लेकिन बदला है। देखिए, 2014 के चुनाव को मैं एक लाइन में बताऊं कि राजनीति की अलख जगा दी ऐसे जगर जियाले ने, और शहजादे को धूल चटाई चाय बेचने वाले ने। तो इस लाइन में ही अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। और 2014 के बाद लोकतंत्र हमें इसलिए हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्टिविज्म आया लोगों के अंदर। पहले लोकतंत्र की बात चुनाव के आसपास होती थी, आज 5 साल चुनाव की बात होती है। आप किसी भी चाय की टपरी पे चले जाइए, कहीं ऑफिस में चले जाइए, ऐसा एक दिन नहीं होगा जहां कभी ना कभी देश की या लोकतंत्र की बात ना हो। ठीक है। भले बुराई करे, अच्छाई करे, नीतियों की बात करें, नीतियों का विरोध करें, लेकिन चर्चा जरूर होती है। लेकिन उसका क्रेडिट तो मीडिया को जाता है ना, क्योंकि 24/7 अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं, 24/7 आप इलेक्शन मोड में हैं, तो वो भी तो मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। देखिए, मीडिया का मैं बताऊंगा, इसको मैं पार्शियल और बायस्ड अनबायस्ड नहीं बोलूंगा। आज की जो मीडिया है वो मीडिया ऐसी हो गई है कि उनको अपनी व्यूअरशिप चाहिए, और व्यूअरशिप आती है करंट टॉपिक से, और करंट टॉपिक्स हर दिन राजनीति है। आज ये हुआ है, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ और हो जाएगा। तो उनका मकसद है कि हम हर बार एक्टिव रहें,
और हाँ, एक चीज जरूर है कि कुछ मीडिया जो न्यूज एक्चुअल होती है उसको क्रिएट कर देती है, जो एक हॉट टॉपिक बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति बातें करने लगता है, वो गलत है। बाकी मीडिया जिस तरीके से एक्टिव हुई, इतनी एक्टिव तो भारत की पॉलिटिक्स भी नहीं है। क्या लगता है आपको, मीडिया के जरिए जो खबरें मिलती हैं उसके बाद सॉरी भी कई बार मांगी जाती है, जी। ये क्रेडिबिलिटी भी तो खो रहा है मीडिया अपना? हाँ बिल्कुल, मीडिया क्रेडिबिलिटी खो रहा है। वो तेज बताने के चक्कर में गलत बता देते हैं, अच्छा बनने के चक्कर में, सबसे ऊंचा बनने के चक्कर में, नंबर 1 बनने के चक्कर में कई बार न्यूज बना दी जाती है। इस पर एक्शन होना चाहिए, एक सॉरी से काम नहीं चलता। अगर आपने इस देश की आवाम इस लोकतंत्र की नींव है, और अगर आपने एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी उनको, और उससे अगर उनके अंदर अफरा तफरी मचती है, उनके थॉट्स चेंज होते हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मीडिया को लेनी चाहिए। सिर्फ माफी से काम नहीं चलना चाहिए। बिहार के चुनाव में कैसे देखते हैं, जिस तरह से आजकल गाली का मुद्दा उठाया गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर पद की अपनी गरिमा होती है तमन्ना जी। मैं मानता हूं जितना बड़ा आपका ओहदा, उतनी आपकी गरिमा और उतनी ही आपकी जिम्मेदारी। एक होता है व्यंग और एक होता है गाली। व्यंग वो भाषा है कि नागार्जुन ने पंडित नेहरू जी को भरी सभा में कहा था, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पे झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। ये व्यंग था, नेहरू जी मुस्कुरा दिए थे। और एक होता है सीधे गाली देना, दोनों में बहुत अंतर है। गाली की जो पॉलिटिक्स है, इसको पॉलिटिक्स में यूज ही नहीं करना चाहिए। पहली चीज तो ये किसी का व्यक्तिगत मुद्दा है, किसी निजी व्यक्ति को दी गई गाली है, लेकिन इसका अगर हम सार्वजनिक तौर पर भावनात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है वो भी गलत है। और किसी राजनीतिक मंच से किसी राजनेता और या फिर उसके संबंधियों को गाली देना भी बहुत अनुचित है। इसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, इसकी निंदा ही होनी चाहिए। आप इस पे सफाई अगर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस चीज का समर्थन कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी गाली का जो मुद्दा उठा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद इसको भुना रहे हैं? मैं इसको राजनीतिक नहीं बोलूंगा, मैं इसको निजी बोलूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा है, इसलिए वो उसको उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं मानूं, जब आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो आपकी कोई सी भी चीज़ व्यक्तिगत नहीं होती। लेकिन जब आपकी माता जी को गाली दी गई तो वो मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा है। अगर वो उसको व्यक्तिगत तौर पर उठा रहे हैं तो जायज़ है वो चीज़, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री अगर हम उस चीज़ को देखें तो वो गलत है। तो गलत ही है ना? हाँ, कह सकते हैं हम गलत है, बिल्कुल गलत है। जो राजनीति के स्तर की मैं बात कर रही थी, गाली गलौच आप देखते हैं डिबेट्स में भी होती है, आप एक दूसरे पे व्यंग कर रहे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आगे हमें कहाँ लेके जा रही हैं? देखिए, पहली चीज़ है कि मीडिया ये चीज़ भूल चुकी है कि उनकी ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। पत्रकारिता का मकसद होता है कि खबरों को बताना, ना कि अपनी ओपिनियन से खबरों को जोड़ना, जो कि इस देश में आज हो रहा है। हर पत्रकार की, बड़े बड़े एंकर्स की अपनी ओपिनियन है। आप जब पैनल बैठालते हैं, आपने पैनल बैठाला है ताकि 2 ओपिनियंस मिलें, लेकिन हमेशा एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो एंकर जो उस डिबेट को लीड कर रहे हैं, उनकी भी अपनी एक ओपिनियन होती है जो एक पड़ले की तरफ झुकाव देती है, और यहीं से जो डिबेट होना चाहिए था वो डिबेट नहीं बचता। डिबेट का मतलब होता है आप अपनी ओपिनियन रखिए, आप अपनी ओपिनियन रखिए, मैं उसको लीड करूंगा। लेकिन मैं उसको लीड करने की जगह मैं भी बिना किसी पार्टी के टैग के अगर मैं किसी पार्टी की तरफ झुकाव रख रहा हूँ तो वो बहुत गलत चीज़ है। पत्रकारिता पारदर्शी होनी चाहिए। और वोट चोरी का मुद्दा? वोट चोरी पे मैं आऊँ उससे पहले मैं बताऊँ, वोट जो है, एक वोट का अधिकार जो है, ये देश का सबसे बड़ा अधिकार मानता हूँ मैं, क्योंकि आप पूरे देश को चलाने वाली प्रक्रिया है वो वोट। एक वोट के जरिए एक देश का नेता चुना जाता है, वो फिर उस नेता से नीतियाँ बनती हैं और देश चलता है। अब रही वोट चोरी की बात, तो वोट चोरी, बिहार में वोट चोरी का जो मुद्दा चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है वो बहुत गलत है। आप बिहार की जनता को देखिए। मैं कल रात जब ट्रेन से आया तो बीना जंक्शन पर राजेंद्र नगर वाली एक ट्रेन खड़ी थी, बढ़िया ट्रेन निकली। जैसे ही लास्ट बोगी आए, मैं देख के कह सकता था ये ट्रेन बिहार जा रही है, जनरल कंपार्टमेंट की भीड़ से। बिहार में बहुत मुद्दे हैं। बिहार जैसे ऑपोजिशन आज वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, एक उन्होंने स्लोगन बना दिया। नहीं, बिहार की जनता को वोट चोरी गद्दी छोड़ से मतलब नहीं है। अभी बिहार की जनता की मूलभूत बहुत से अधिकार है जिनकी आपको बात करनी चाहिए। हाँ, आप देशव्यापी करिए ना, ये अगर मुद्दा है तो इसको देशव्यापी होना चाहिए। आप जब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उस प्रेजेंटेशन को दिया तो उन्होंने महाराष्ट्र की बात करी, उन्होंने कर्नाटक की बात करी, लेकिन फिर सिर्फ ये मुद्दा बिहार में क्यों उछाला जा रहा है? क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो वोट चोरी की बात की, उसमें मैं आपको डेट के साथ बताता हूं। 18 जनवरी को दिए गए भाषण में बोलते हैं कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट जोड़े गए। 3 फरवरी को दिए गए भाषण में बोले कि 69 लाख वोट जोड़े गए।
7 फरवरी मात्र 4 दिन बाद दिए गए भाषण में बोलते हैं 39 लाख वोट जोड़े गए। देश के नेता प्रतिपक्ष, और मैं अगर किसी पार्टी का समर्थक हूं तो मैं अपने नेता की बात को मानूंगा, पर मैं कंफ्यूज यहां हो जाता हूं कि 1 करोड़ जोड़े गए, 69 लाख जोड़े गए या 39 लाख जोड़े गए। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है इस देश का, किसी पार्टी से जुड़ने से नहीं मिलता, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है वो, उसकी गरिमा कहाँ गई? मैं बिहार के कई लोगों के साथ रहा, अपने जब पढ़ाई करता था दिल्ली में भी रहा, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा ही नहीं हो रही, और ये दुर्भाग्य इस देश के लोकतंत्र का कि आज हम मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे। पहले जब, लेकिन वो मुद्दे इतने सालों से तो बिहार में ये बीजेपी की सरकार है जी, तो वो मुद्दे क्यों अभी तक मुद्दे बने हुए हैं? देखिए, सिर्फ 1 कार्यकाल 2 कार्यकाल लेने से मुद्दे नहीं बदलते, मुद्दे बदलने में बहुत समय लगता है, और मुद्दे के साथ साथ व्यक्ति की जो विचारधारा है वो भी बदलती है। मैं ऐसे बताता हूँ, अगर मेरे शहर में सड़क नहीं है तो मेरे लिए सड़क मुद्दा है, अब सड़क बन गई तो मेरा मुद्दा बदल जाएगा। तो जनता की जो इच्छाएं हैं सरकार से, वो कभी पूरी नहीं की जा सकती। आप धूम धड़ाके से विकास करिए और पता चले अंत में सरकार प्याज खा गई, 5 रुपए बढ़ गए प्याज के ऊपर और सरकार बदल दी हमने। तो मुद्दे 2 तरफा होते हैं तमन्ना जी, एक वो मुद्दे होते हैं जो हमें दिखते हैं, और एक मुद्दे वो होते हैं जो हमें महसूस होते हैं। जैसे गरीबी एक मुद्दा है जो महसूस कर रहा है जो व्यक्ति गरीब है, और एक मुद्दा वो है जो हमें दिख रहा है। तो वोट चोरी बिहार के लिए मुद्दा नहीं है। और मैं इस पे चैट जीपीटी से भी इवन मैंने इस चीज़ निकाल के देखी कि आप अगर किसी एविडेंस को सामने ला के दे रहे हैं तो आप उसका बैकअप दीजिए। वो नेता प्रतिपक्ष क्यों मना कर रहे हैं? अब इस पे कई वीडियोस बन गए कि अरे इतने ड्यूरेशन के अंदर दिया जाता है, ऐसा दिया जाता है। अगर मैं सच हूं तो मैं चैलेंज करूंगा कि हटाओ ये ड्यूरेशन, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। तो वो क्यों नहीं उसकी बात कर रहे हैं? और वोट बढ़ना, वोट घड़ना बहुत अलग मुद्दा है। और एक और चीज, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुद्दा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो उन्होंने सवाल उठाया। हाँ, तो वोट चोर गद्दी छोड़, फिर ये नारा तो एक पार्टी के नेता के लिए कहा जा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करवाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सारी चीजें उठाइए, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, यानी कि वोट चोरी करवाई किसी दल ने, तो फिर आप ये प्रूफ करिए कि उस दल ने वाकई वोट चोरी करवाई है, क्योंकि आप बहुत बड़े नेता हैं इस देश के। आपको क्या लगता है ये जो राम मंदिर या फिर सनातन के ऊपर चर्चा होती है, हर इलेक्शन में चर्चा होती है, ये वोट बैंक बढ़ा रही है या फिर राम मंदिर की चर्चा अब नहीं होगी 2029 अब नहीं होगी, लेकिन सनातन को लेके तो गाहे बगाहे होती रहती है। अब देखिएगा, आप दुर्गा पूजा वगैरह होंगी तो ये तमाम चीजें उठेंगी। तो क्या ये भक्ति बढ़ा रही है या वोट बैंक बढ़ा रही है? देखिए, राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो मैं मानता हूँ वोट का मुद्दा नहीं था। अगर होता तो अयोध्या की सीट बीजेपी कभी नहीं हारती। पहली चीज, ये एक धार्मिक मुद्दा है, और ये मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा बहुत पुराना है। और इसको 90 के दशक में जब उठाया गया तो उसके बाद क्यों नहीं जीती बीजेपी? इतनी बड़ी रथ यात्रा निकाली गई तो क्यों नहीं जीती बीजेपी? अगर मुद्दा था और लोग कहते हैं कि नहीं, राम का ही मुद्दे से हम चुनाव नहीं दिया वोट, हारी सरकार। 2014 तक विपक्षी सरकारें नहीं, लेकिन बीजेपी नहीं जीती। एक समय तो ऐसा था कि 2 लोग बैठते थे विपक्ष में, अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी। तो अगर ये मुद्दा होता तो बहुत पहले भारत में राम मंदिर बन गया होता और बीजेपी की सरकार आ गई होती। ये भावना से जुड़ा मुद्दा है, मैं भी महसूस करूंगा, आप भी महसूस करेंगे, और हो सकता है कई सैकड़ों हिंदू महसूस करेंगे, लेकिन महसूस करने का तरीका होता है। किसी के लिए राम मंदिर ही मुद्दा है, मेरे लिए वो आस्था का विषय है कि अगर हमारे आराध्य राम है और एक मुद्दा है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हमने दबाव दे के चीजें करवाई हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पूरे साक्ष्य गए हैं, उसके बाद मंदिर बना। तो ये धार्मिक मुद्दा नहीं, ये आस्था का मुद्दा है। लोग इसको नजरिए से देखते हैं, वोट बैंक। अब ऐसे समझिए, जब बन गया राम मंदिर, उसके बाद चुनाव बीजेपी कैसे जीती? लोग कहते कि तुम्हारा काम मंदिर बनाने का था, चलो भाई 370 हटाने का था, जो कई दशकों से बीजेपी के मैनिफेस्टो के टॉपिक थे, फिर सरकार दोबारा क्यों बनी? अच्छा, अब आप बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं तान्या मित्तल की। जी, वो कहती हैं कि मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ। आपको लगता है, आजकल तो बिग बॉस में भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस तरह के स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स को? देखिए, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। मैं यही कह दूं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे फूफा जी लगते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे फूफा जी हो जाएंगे। एक दुनिया बनाई है किसी ने, तो उसमें वो खुश है, तो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपनी दुनिया को जब बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं तो आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब मंदिर जाना नहीं होता। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ये है कि अगर मैं एक कमरे में एकांत बैठ के ध्यान कर रहा हूं तो मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूं। स्पिरिचुअलिटी को धर्म से क्यों जोड़ दिया गया? स्पिरिचुअलिटी धार्मिक मुद्दा नहीं है, लेकिन अब चूंकि ट्रेंड है और महाकुंभ का अवसर है,
हज़ारों लोग देख रहे हैं, हैशटैग महाकुंभ डालते ही वीडियो वायरल होती है। और वो तो शायद यूपी और एमपी गवर्नमेंट की कल्चरल एम्बेसडर भी रही थी, जो बाद में आई गेस हटा दिया गया। तो मौका का फ़ायदा अच्छा उठाया उन्होंने, और मैं मानता हूँ कई लोगों ने उठाया है। बाकी स्पिरिचुअलिटी और धर्म ये दो अलग विषय हैं। स्पिरिचुअल जो व्यक्ति है, एथिस्ट भी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकता है जो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन एक अच्छा शब्द है, आई एम ए स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। और इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर ये दो अलग अलग चीज़ है। चीज़ क्रिएटर, क्या क्या फर्क है? क्या इन्फ्लुएंसर समाज में एक लोगों के अंदर ना एक ट्रेंड सेट करता है, उनको अफेक्ट करता है, उनको एक वे ऑफ लीडिंग लाइफ देता है। चीज़ क्रिएटर जो साड़ी बनाती हैं बढ़िया अच्छे से पहन के सिखाती हैं लोगों को, दैट्स ए क्रिएटर। इन्फ्लुएंसर, अटल जी कैन बी कॉल्ड एज इन्फ्लुएंसर। अगर दो लोग कह रहे हैं कि मैं जीवन में अटल जी जैसा बनना चाहता हूँ, मैं जीवन में राहुल गांधी जैसा बनना चाहता हूँ, मैं जीवन में नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना चाहता हूँ, तो वो क्यों बनना चाहते हैं? कुछ है उसमें, दे आर नॉट क्रिएटर्स, तो दे आर स्पिरिचुअल क्रिएटर्स। तो तान्या मित्तल क्यों कर रही है ऐसा? हर व्यक्ति दुनिया में नाम के पीछे भाग रहा है, हर व्यक्ति अपना चेहरे को वैल्यू बनाना चाहता है, जो कि अब बन चुकी है, और बिग बॉस ने तो फिर उस पर सील टप्पा भी लगा दिया है। तो ये उनकी निजी चॉइस है, मे बी वो बहुत कलाकार हैं होंगी उनकी, लेकिन अपनी एक लाइफ है जिसको वो सर्वोच्च समझती हैं। अभी बिग बॉस के जो स्टेटमेंट सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि अच्छी ज़िंदगी है। उनसे सीखना चाहिए इस देश के लोगों को कि भाई अगर ज़्यादा परेशानी है बाहर की दुनिया में तो अपना एक दुनिया बनाओ। मेरी दुनिया है, मेरे घर के बाहर 8 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरा घर इतना ऊपर है कि मैं अभी तक गया ही नहीं ऊपर के फ्लोर तक, कि थक जाता हूँ। तो वो एक अपनी रियलिटी है, उसमें जी रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जब बाहर की दुनिया को अफेक्ट करेगी तो फिर वो परेशानी है। जैसे कि स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, कई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बन गए उनके बाद, और महाकुंभ ने पता नहीं इतना आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर ज़रूर दे दिए जो अब सेट हैं। और एक लेवल पे आप जब सेट हो जाते हो ना, हो गया आपका काम। आज हम और आप बात कर रहे हैं उनकी, क्यों कर रहे हैं? वो सेट किया नाम, नहीं तो कौन जानता था। ये चीज़ है, ऐसे लोगों से बच के रहें। मैं मानता हूँ, देखो, लाइक करो, स्क्रॉल करो, उनको जीवन में मत उतारो, क्योंकि हर व्यक्ति की अचीवमेंट्स, हर व्यक्ति के सपने, हर व्यक्ति के जीने का अंदाज अलग अलग होता है। वो उनकी फील्ड में अच्छी है। अब जो कहानियाँ उन्होंने बताई, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है। अगर सच है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर झूठ है तो वो फिर एक आवाम को मिसलीड कर रही है, एक सपना दिखा रही है। सपना कैसे दिखाया जाता है कि मैं बहुत संघर्ष किया हूँ और आज मैं यहाँ हूँ। तो एक सपना आपने बो दिया जनता में कि संघर्ष के बाद व्यक्ति ऐसा बन सकता है यार, क्या। और कुछ लोग इसको ऐसे देखते हैं, यार करती क्या है भाई, साड़ी तो पहनती है भाई, हम भी पहनने लगेंगे। तो व्यक्ति इस चीज़ को भी बहुत सीखता है कि ये करने से हम भी हो जाएंगे। वो गलत मैसेज जाता है। बाकी अपनी दुनिया में बढ़िया है, मतलब मुंगेरी लाल के जो सपने हैं। तो ऐसे लोग अगर खुद को धर्म से जोड़ते हैं, क्या ये धर्म के लिए खतरा है? धर्म को किसी से कोई मतलब ही नहीं, ऐसे लोगों से खतरा है जो ऐसे लोगों को कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स हैं। यहाँ पे आवाम की गलती है। इतना अगर बुद्धि दी है भगवान ने हमको, तो हम इतना एनालाइज करें कि एक धर्म क्या है। बीच गंगा में खड़े होकर मैं बोल दूं कि जब तक धर्म रहे, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं सनातन धर्म की रक्षा करता रहूँगा। बोलने में क्या जा रहा है, लेकिन इसको मानने वाले गधे हैं जो ये मान लेंगे। आप सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो? कैमरा मेरा है, रिकॉर्ड करने वाला मेरा है, कट करने वाला मेरा है, तो मैं वही दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। पर बियॉन्ड द कैमरा भी किसी की एक लाइफ होती है। कोई 24 घंटे कैसे स्पिरिचुअल रह सकता है? इतनी हाइप मिलने के बाद तो रह ही नहीं सकता। मतलब मैं जानता नहीं था उनको, मुझे तो अभी खैर उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मैं जानता नहीं था। वो तो महाकुंभ में एक सडनली आई रील, तो इतने समझदार हमें कि देख के समझ में आता है कि क्या रियल है और क्या रील है। सडनली आंसू, भाई मैं जब रोता हूँ तो मेरी शक्ल देख के ऐसा लगता है इज दिस मी। आप बढ़िया कितना अच्छे से रो लेते। तो ये सिखाना चाहिए कैसे कैसे रो सकते हैं विदाउट मेकअप लाइक। तो वो चीज़ मुझे लगी, तो मैंने उससे बेबाकी से बोला कि सब ढोंग है। आप 100 लोगों की जान बचा ही नहीं सकते। कुंभ जैसी जगह में आप एक खुले प्लेटफॉर्म पे 8-10 बाउंसर लेके घूम रहे हैं, उतनी भीड़ में मे भी बचाई भी होगी, तो आप बोल रहे हो कि वो वीडियो नहीं है उस चीज़ के। तो प्रूफ, बस बात खत्म। बाकी बचाई है तो बहुत आभार है। मैं मानता हूँ भारत सरकार को उनको पुरस्कृत करना चाहिए कि इतने लोगों की जान बचाई, जो भारतीय सुरक्षा बल नहीं कर पाए, जो पुलिस नहीं कर पाई। और सरकार नहीं तो कम से कम भारत की जो पुलिस है उनको तो फिर उस पुरस्कृत करना ही चाहिए। पुलिस वालों की जान बचाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, उन्होंने कहा 150 बॉडीगार्ड्स ने बचाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा कर्तव्य है, अपने आप में कीर्तिमान है ये। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कई ऐसे कीटाणु भी हैं
जो हमारे समाज को थोड़ा सा गलत दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा अपना बॉडी शो करते हैं तो ढेर सारे उनको लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं, तो ऐसा ऐसा करके बाकियों को थोड़ा सा लगता है। आपने देखा भी एक लड़की ने इसी वजह से अच्छा खासा वो कंटेंट बनाती थी, सुसाइड कर लिया। मैं उसको फॉलो करती थी, लेकिन क्योंकि उसके फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे थे। तो ऐसी कैटेगरी को आप कैसे देखते हैं जो बॉडी शो करके अपना काम चला लेते हैं? तमन्ना जी, जो स्त्री है ना, मैं मानता हूँ स्त्री पृथ्वी के हृदय पर ईश्वर का किया हुआ हस्ताक्षर है, और स्त्री उतनी ही श्रेष्ठ है जितना अंधकार से प्रकाश। लेकिन अगर प्रकाश खुद कह रहा है कि मैं अंधेरे में ही रहना चाहता हूँ, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आपने की बॉडी शोइंग की बात, तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा, बॉडी शो करना गलत नहीं है, लेकिन एक फाइन लाइन होती है इंटेंशन की। आप इंटेंशन की इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करते हो तो वो एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। दैट इज़ नो मोर एम्पावरमेंट। अब बॉडी दिखाने की जो बात आई ना, अब जो दिखता है वही बिकता है। इट इज़ जस्ट अटेंशन सीख करने का एक मात्र जरिया है जिससे पैसा बन रहा है, और फिर जब पैसा बनने लगता है तो फिर व्यक्ति कहता है कि अब बना ही लो। जबकि ये एक बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहा है। पहले एक व्यक्ति कपड़े सिखाने आता था, गेट रेडी विथ मी, अब 10 सिखा रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि यार ये 10 सिखाने वाले कमा रहे हैं, भाई हम भी सिखा देते हैं कमाना। तो वो उस चीज़ से बिगड़ गया, और एक ही व्यक्ति ट्रेंड सेट करता है। मुझे एक नाम आ रहा है याद, बट मैं भूलूंगा नहीं। सोफी अंसारी जी। तो उन्होंने जो सेट किया ट्रेंड, उसने पता नहीं कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। और ऐसा नहीं है कि कोई इनके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, नहीं, लड़ झगड़ के भी ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आप उतनी मतलब ये वो देश है यार जहाँ साड़ियाँ पहन के आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। क्या साड़ियाँ पहनना सिखाओगे आप? साड़ियाँ पहनना मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है कैसे पहनाए जा रहे हैं, कौन पहन रहा है। सड़क से लाइक, फॉलो, व्यू और फॉलोअर्स की ज़माना है। बहुत गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत मिसलीडिंग चीज़ चल रही है हमारे यहाँ पे ये। और हर कोई आजकल ये ट्रेंड सेट कर रहा है, हर व्यक्ति ट्रेंड सेट कर रहा है। अब जिनका नाम लिया था आपने, तान्या जी का, जी बोलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बुरा मान जाती हैं। तो तान्या जी जो हैं, तो इन्होंने भी एक सेट किया कि उनकी ब्रांड है, वो पहन के दिखाती हैं, लोग सीखते हैं। लड़कियों से ज़्यादा लड़के सीखना चाहते हैं साड़ी पहनना। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, फॉलोवर्स में चेक करता रहता हूँ, लड़के ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। चलो इसी बहाने कुछ काम सीख लेंगे, इसी तो कहते हैं एम्पावरमेंट। आप खुद एम्पावर नहीं हो रहे हैं, दूसरों को तो कर रहे हैं। वैसे बिग बॉस में भी मुद्दा बड़ा उछला हुआ आजकल एम्पावरमेंट का। तान्या का कहना है कि किचन में एम्पावरमेंट नहीं होती है, और मैं आई एम प्राउड, कल मतलब अभी रिसेंट एपिसोड में उन्होंने बोला कि आई एम प्राउड कि मेरी माँ ने 30 साल कोई काम नहीं किया और मुझे नहीं सिखाया। तो वाकई ही ये अच्छी क्वालिटी है। ये सोच का फ़र्क है तमन्ना जी, कि किचन में काम करने वाली महिला घरेलू है, वो एम्पावर्ड नहीं है। नहीं, अगर घर में 4 आदमी हैं और उनके बिना रहते हुए आप काम कर रहे हैं, वो मैं मानता हूँ एक्सप्लॉइटेशन है। कि 4 लोगों को खाना खिला रहे हैं, ऑफिस से आने के बाद बैग रख के सीधे किचन में चले गए। नहीं, आप खड़े हो, आपके साथ आपका हस्बैंड खड़ा है, वो प्याज काट रहा है तो आप टमाटर काट रही हो। ये इसको कंपैशन कहते हैं, इसको लव कहते हैं, इसको एक अटैचमेंट कहते हैं। अब हर किचन में खड़ी होने वाली महिला एक्सप्लॉइटेड नहीं है, मेरी मदर एक्सप्लॉइटेड नहीं है। अब और हर व्यक्ति के पास सुविधा नहीं है कि एक फ्लोर पे 5-5, 6-6 नौकर रख सकें जो खाना बना रहे हैं, हर फ्लोर का खाना अलग अलग बन रहा है। तो आपको वो नज़रिए का फ़र्क है। आपको लग रहा है कि किचन में जाना मतलब मैं फेमिनिज्म वो वाला चला गया, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बाकी सब काम करते हैं। मैं बोलता हूँ ना, इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो लड़ रहा है कि मैं पुरुषों से आगे निकलूंगी, वो अपने आप में वहीं आपकी इक्वालिटी खत्म हो गई। किसी से आगे नहीं निकला जाता, अपने ट्रेंड सेट किए जाते हैं। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है ना, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन बन जाती है। तो वो देखिए, आप वो करिए ना, आप अपना ट्रेंड सेट करिए। किसी से स्पर्धा करना ही बेकार है। जिस मोमेंट आपने ये बोल दिया कि मैं उससे आगे निकलना चाहती हूँ, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप उससे पीछे हो। गलत, ये चीज़ गलत है। सबके अपने सेट हैं, और आजकल कितना परिवेश बदल रहा है, और सोसाइटी का बहुत इसमें अंतर है, क्योंकि हमने तो आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं को लड़ते हुए देखा है। तो आप बोलो कि अगर आज आप बोल रहे हो एक्सप्लॉइटेशन है, तो 70 साल पहले तो देश पराधीन था, तब भी तो आज़ादी थी।
तो ये परिवार का सोसाइटी पे हर मुद्दे बदलते जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपकी हर रील देखती हूँ और मैं सब दर्शकों को बता दूं कि जब रोहित जी के आई थिंक 22-23 फॉलोअर्स थे जी। तब मैंने इनको मतलब मैंने इनका स्क्रॉल किया, मुझे बड़ा अच्छे लगते थे वीडियोस। फिर मैं देखती थी कि यार सब्सक्राइबर बड़े कम है, फेक तो नहीं है। फिर मतलब लगातार आने लग पड़ा। फिर मुझे लगा कि नहीं, फेक नहीं है, ये मेरे ख्याल में भी मेहनत वाले फेस में चल रहे हैं तो चलो सब्सक्राइब कर दो। तो मैंने सब्सक्राइब किया और मैं आपके वीडियो सारे देखती थी। आपने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था दुर्गा पूजा के दौरान, दुर्गा पंडाल के दौरान। एक लड़की जो थी वो अश्लील मैं इसको बोलूंगी, अश्लील कपड़ों में गई थी। क्या इस चीज़ का हमें ज्ञान होना नहीं चाहिए कि हम जैसा देश वैसा वेश, जहाँ आपको जाना है कैसे कपड़े पहनने, आप उस चीज़ का ख्याल रखें। इस चीज़ को मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि माय लाइफ माय रूल्स, आप किसी के कपड़ों पे वो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको इस चीज़ का इतना इल्म होना चाहिए कि आपको जहाँ जाना है आपको किस तरह के परिधान पहन के जाना है। इल्म है, सब पता है, लेकिन कुछ करेंगे नहीं तो दुनिया की नज़रों में खटकेंगे कैसे। इस कमरे में अगर 100 लोग बैठे हुए हैं, सपोज करिए सब सफ़ेद शर्ट पहने बैठे हुए हैं, सब एक से हैं, और मैं एंट्री कर गया काली टी शर्ट पहन के, तो अलग दिखूंगा। ये वो दिखने की लड़ाई है। उनका पेज, मैंने वीडियो बनाते वक्त उनका पेज नहीं देखा था। जब मैंने उनका पेज देखा ना तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा फालतू में वीडियो बना दी मैंने इनके ऊपर, क्योंकि इनका तो पूरा काम ही यही है। अंडरवेयर में इंटरव्यू लेने गई है वो इंडिया गेट पे। हाँ, वो टॉवेल में इंडिया गेट पे, और चाय वाले से पूछ रहे हो आप अंडरवेयर पहन के कि भैया क्या बदलाव चाहिए। उसका तो दिमाग में बदलाव बचा ही नहीं, जितना थॉट थे वो और ख़त्म हो गए उसके। तो ये कंटेंट की भूख है, ये फॉलोवर्स की भूख है, और ये भूख एक दिन इस देश की युवा पीढ़ी को खा जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, क्योंकि कुछ परिवर्तन ना बहुत लंबे होते हैं, सडनली फील नहीं होता। जो रील देख, एक बार आपने स्क्रॉल कर लिया उनकी रील, और जो जिनको है कि यार ऐसा कंटेंट देखना है, वो घुस गया उसके पेज में, स्क्रॉल कर रहा है। अब एआई ने आपको पकड़ लिया कि भाई ये कंटेंट पसंद करता है। अगले दिन सुबह उठोगे, आपकी एक्सप्लोर वाली सेक्शन में ना यही रिल मिलेंगी, और धीरे धीरे वो आपके दिमाग में फीड हो रहा है, और यहीं से लस्ट क्रिएट होती है, और वो फिर कहाँ कहाँ निकलती है हमें सब पता है। इसीलिए एक वीडियो आपने एक छोटे बच्चे पे बनाया था जो गंदी गालियां दे रहा है। बताइए आप, वो स्कूल का बच्चा है, कैसी गालियां दे रहा है वो, मतलब बोलना नहीं चाहिए। वो सामने, मतलब रहा होगा 6th क्लास का, वो सामने वाले से कह रहा है कि मैं तुम्हारी मम्मी को प्रेग्नेंट कर दूंगा। मतलब उसको क्या, वो ही इज लाइक ए वायरस इन द सोसाइटी जो ये बोल रहा है। मतलब कोई मर्यादाएं नहीं है। मे भी हो सकता है उसको अंदाजा नहीं वो क्या बोल रहा है, सुना, सीख गया, बोल दिया। ये कहाँ से आ रहा है? ये बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं जो देश में, जिन्होंने देश को गालियाँ बोलना सिखाया, ये उनका परिणाम है। जिस देश में गाली देने वालों को समर्थन मिलने लगे ना, आप समझिए उस देश की दशा क्या होगी। रिसेंट एग्जांपल है, दुर्गा माँ का रूप बताया जा रहा है एक इन्फ्लुएंसर को, मैंने क्या नाम है, अपूर्वा मखीजा, इंडियाज गॉट दुर्गा माँ, मदर टेरेसा मीम्स बन रहे, प्रधानमंत्री मोदी पूजा कर रहे हैं उनके। सोचिए आप, ये चीज चल रही है, और इसके पीछे ये ऐसा नहीं है कि रैंडम हो रहा है, करवाया जा रहा है। लेकिन ये कहाँ से क्राउड आता है इन लोगों को अप्रिशिएट करने वाला? हर प्रकार की प्रजाति भारत में है, हर प्रकार का व्यक्ति है, हर प्रकार के व्यक्ति के अपने चॉइस हैं। एक्चुअली ना ये दिमाग से खेलते हैं लोगों के। सपोज करिए मैं गरीबी का मारा हूँ, ये गरीबी के मारा है, ये गरीब 10 लोग गरीबी के मारे हैं, और मैंने आके उसी पे चोट मार दी गरीबी के मारों पे, तो मैं उसका भक्त हो गया। और नाम लिया आपने, रिबेल किड जी का नाम लिया, तो उन्होंने उस चीज़ को डिकोड कर लिया जो देश की कई लड़कियां महसूस करती हैं अपने घर में या उसमें। तो उन्होंने रिलेट, और सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग अबाउट रिलेट। आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपकी रील को किसी ने रिलेट कर लिया तो वो आपका फ़ैन हो जाएगा। और ये फ़ैन शब्द से ही मुझे दिक्कत है, मैं कभी इस चीज़ का नहीं मानता हूँ फ़ैन फ़ैन फ़ैन। मैंने, आप नोटिस करिए, मैंने आज तक अपनी वीडियो में कभी नहीं बोला कि भाई प्लीज़ लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नहीं, पसंद आएगा वो अपने आप करेगा। आज मैं भीख मांग रहा हूँ इनसे, लाइक इंस्टाग्राम पे लिटरली मैंने गिड़गिड़ाते हुए देखा, भाई कल को मैं बोलूँगा मेरे फ़ैन है, ये भूल जाएंगे हमने हाथ जोड़ जोड़ के बढ़वाए थे। तो ये जो क्राउड दिख रहा है ना, यही आपका एसेट है आज के टाइम पे। और लोगों को ये नहीं दिखता कि कंटेंट क्या है। वो देखेंगे यार 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं बस। बट इनके तो पेरेंट्स भी देख रहे हैं। जब पैसा आता है ना तमन्ना जी, तो सारी विचारधाराएं, सारी रूढ़िवादिताएं एक तरफ हो जाती हैं। दिख रहा है कि भाई दिन का 1 लाख कमा रहा हूँ, 4 लाख कमा रहा हूँ, महीने का 1 करोड़ कमा रहा हूँ, अरे बेटा और करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस। पैसा आ रहा है ना, और हर एक समय के बाद पैसा एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी अच्छी चीज़ों को मोड़ देती है, मरोड़ देती है, तोड़ देती है। आपने पत्रकारिता की बात करी, तो जब
आज देश में ऐसी कई मीडिया मतलब पर्टिकुलर सिंगल पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों पे काम कर रहे हैं। तो और ये वो पत्रकार हैं जो क्रांतिकारी पत्रकार माने जाते थे एक समय, अगर ये बोल दे तो पत्थर की लकीर। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, वो विचारधाराओं में बिक गए हैं। तो किसने तोड़ी उनकी विचारधारा? धन ने तोड़ी। पैसा बहुत बड़ी लाठी है, अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है। सही बात कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए जाकिर जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन, या फिर आप शायरी कितनी बढ़िया करते हैं, बिल्कुल ह्यूमर है उनकी बातों में और बड़ा साफ सुथरा सा ह्यूमर है, सीखने को मिलता है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है ये इंडियाज गॉट टैलेंट ने तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा मैंने कभी देखा भी नहीं था, जब ये कंट्रोवर्सी आई तब मेरे को पता चला। लेकिन मुझे हैरानी ये हुई कि लोग बाहर की कंट्रीज में भी जो इंडियंस हैं वो इतना चाह रहे हैं सबको। पूरे साल भर के शोज बुक होते हैं गाली सुनने के लिए। मतलब आप एक चीज़ को बिल्कुल साधारण तौर पे सोचिए कि हमारे देश में माँ की गाली, बहन की गालियाँ नॉर्मल हैं। अभी भोपाल में गणेश जी की मूर्ति विसर्जन थी, तो चल समारोह होता है छोटे शहरों में, सारी झांकियाँ इकट्ठी होकर निकलती हैं। तो पता नहीं क्या हुआ, मंच बनाया था, मंच कुछ कंट्रोवर्सी हुई होगी और जो गालियाँ देना शुरू किया भैया ने, गले में लाल टीका है, तिलक है, अच्छी गालियाँ दी। मेरे पास वीडियो है, वो आई तो मैंने कहा ये हालत है। माँ बहन की गालियाँ आप धार्मिक मंचों से दे रहे हो, आप कॉमेडी के मंचों से दे रहे हो, आप चलते फिरते दे रहे हो। तो एक जो जिसको हम कहते हैं रोड चलता व्यक्ति, एक बहुत शब्द चलता है, अरे रोड चलता व्यक्ति, तो उसमें और आप में फिर क्या अंतर रहा? लेकिन हमने उस चीज़ को आज एक वो बना दिया, कंटेंट बना दिया। गाली देना कंटेंट है आज हमारे यहाँ पे, जबकि कितनी अभद्र गालियाँ, उनके अर्थ निकालोगे तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ वही, इतनी गंदी गंदी गालियाँ होती, सही बात कह रहे हैं, अर्थ निकालोगे तो अनर्थ ही हो जाएगा। लेकिन बाजार है, यहाँ सब चीज़ बिकती है, अमूमन खुद पसंद का खरीदार होता है। खरीदने वाले हैं तो बेचने वाला बिक रहा है। पहले खरीदने वाला तैयार होता है जब बेचने वाला दुकान तैयार करता है। दुकान तैयार नहीं होती कि अब ये सामान बेच रहा हूँ खरीद लो, उसको पता है कि ये खरीदने वाले हैं तब मैं दुकान डालूंगा। तो वही हो रहा है आज। बात हमने राजनीति की भी की और थोड़ी वल्गैरिटी की भी बात की, ऑब्जेक्टिफिकेशन की भी बात की, जिस तरह से महिलाओं का होता है। एक अभी रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस की वाइफ का, अमृता फडणवीस का, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें वो एक सोशल इवेंट में पहुंची थी और उनके लिबास को लेकर लोगों को बहुत परेशानी थी। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा गरिमा बनाकर रखनी चाहिए, खास तौर पे ऐसे लोगों को? देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके बोलूँगा आपसे, मैं क्योंकि यूपीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बैलेंस करने में ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिखता है। आप बीजेपी की बैलेंसिंग ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं दोनों की बैलेंसिंग करता हूँ। मैं अभी कांग्रेस की भी बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो बताऊँगा देश के लिए बहुत अच्छी थी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस की बुरी थी, कुछ चीज़ें बीजेपी की बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बीजेपी की भी बुरी है। लेकिन पहला आंसर मैं अगर आपको करूँ तो वहाँ पर मैंने उद्देश्य देखा उनका, कि उद्देश्य था साफ़ सफाई करना, वो मुझे ठीक लगा। अक्षय कुमार जी के साथ बीच पे भी गई थी, तो मैंने वहाँ पे उनके कपड़े देखे ही नहीं। और अब अगर उनको देखिए, मैं बताऊँ ना, इतने बड़े पद पे आपको खुद को भी कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कि ये क्या ये सही है कि नहीं। लेकिन अब कपड़े ही इस टाइप के आ गए, कपड़ों की भी वैरायटी हो गई, योगा के अलग। मतलब उनकी गलती नहीं है? मैं बोलूँगा उनकी गलती अब उनके ऊपर निर्भर करता है ये कि वो क्या पहनना चाहती हैं। लेकिन ये है कि पूरे कम से कम वैसा तो नहीं आई, वो एक मतलब मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी है, तो उस हिसाब से मे बी अब ये अलग अलग तरीक़ों से देखा जा सकता है, बट ठीक है, मैंने उद्देश्य देखा उनका कि उद्देश्य तो नेक था, बाकी सब ठीक है। अगर सोसाइटी की मैं बात करूं, क्योंकि सोशल इश्यूज़ को आप बहुत अच्छे से उठाते हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर आप बात करना चाहते हैं, जिस पर आपको लगता है कि ये चीज़ देश में बदलनी चाहिए? मैं दो चीज़ों पर बहुत फोकस करता हूँ। एक, जो आज यूथ का जो पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में हो गया है, इस चीज़ को लेकर मैं बहुत चाहता हूँ कि लोग समझें। एक शब्द बहुत चलता है राजनीति में, एक वैसे एक तो नहीं चल, कई चलते तो कई हैं। एक चलता है अंधभक्त, एक चलता है गोदी मीडिया, और एक नया शब्द आ गया आजकल, चमची मीडिया। इस देश का युवा जितना राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या करना चाहिए ये उसे नहीं पता। अब मैं आपको बता दूँ, हमारे देश में नेता सेलिब्रिटी बना दिए, जबकि नेता सेलिब्रिटी नहीं होना चाहिए। सोशल वर्कर आपको उसको लायबल करना है चीज़ों के लिए, लेकिन हमारा नेता कैसा हो, फलाने फलाने जैसा हो। आप कुकर्मी नेताओं को इस देश में, अगर ऐसे नेता हैं उनको आप सिर्फ कंधे पे बिठा रहे हो, तो आप भी गर्द में हो, नेता जी भी गर्द में। और बिहार की राजनीति की आपने बात करी, बिहार की राजनीति में दो नाम मैं आपको लेता हूँ, एक चंपा बिस्वास का और दूसरा शिल्पी जैन का। इनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो रूह कांप जाएगी व्यक्ति की। और आज उन्हीं नेताओं को आप कह रहे हो कि हम, उसी पार्टी के नेताओं से आप कह रहे हो कि
हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। शिल्पी जैन का केस सुनिएगा आप। साधु यादव नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था राजनीति में बिहार की, माननीय श्री राबड़ी देवी जी के भाई। शिल्पी जैन का केस, उस समय मिस इंडिया कुछ बनी हुई थी, हत्या हुई उनकी, वाल्मीकि भवन में ले जाया गया था उनको। रिपोर्ट कहती है कि उनके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया, और आखिरी में जब केस क्लोज हुआ तो स्टेटमेंट था इट्स ए सुसाइड। उनको बचाने गए, आई गेस पारस नहीं, गौतम नाम था, उनके साथ उनका भी सुसाइड हुआ। 2 लोग मारे गए एंड आपने कहा सुसाइड। चलिए ठीक है। चंपा विश्वास का, ये तो इसमें तो केस सरकार मतलब कोई फैसला नहीं आया, तो हम इसका जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि क्या सच था क्या नहीं। चंपा विश्वास का केस क्या था? आईएएस की पत्नी रही थी और आरजेडी के एक एमएलए के संबंधी दुष्कर्म करते रहे उनके साथ। आईएएस की पत्नी जिस व्यवस्था में लाचार महसूस करे, वहां एक आम महिला कैसे इतना मनोबल महसूस कर सकती है? और एक मुख्यमंत्री चाहे तो पूरा सिस्टम चेंज कर दे। हम देखते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कैसा क्राउड रहता है, पुलिस रहती है सब। मुख्यमंत्री अगर कुछ नहीं कर पाए उस समय, तो मतलब मुख्यमंत्री करना नहीं चाहते थे। बिहार अनुशासन नाकाम प्रशासन है पूरा, और कायर गलियों कूचों में ये हालत थी हमारे बिहार की। और उसी बिहार की जनता कह देती है भाई हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो। नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बताइए, राष्ट्र बड़ा है या नेता बड़ा है? राष्ट्र। श्रीनगर में अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़ा गया, सही है गलत है सबकी निजी राय है। जब बिहार का मुख्यमंत्री के सपने देखने वाले माननीय श्री तेजस्वी यादव जी से पूछा गया, अरे होता रहता है, अरे होता नहीं सर, राष्ट्र का चिन्ह टूटा है, आपकी टिप्पणी जरूरी है इस पे, आप बैलेंस दीजिए भले, लेकिन आप अपना ओपिनियन रखिए। आप इतना ही बोल दीजिए कि ये गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, अगर दोषी हैं तो। आप क्या बोल रहे हैं? अरे होता रहता। आपके लिए मुद्दा नहीं है अशोक स्तंभ? क्या आपके लिए सिर्फ बिहार मुद्दा है? वोट चोर गद्दी छोड़ मुद्दा है आपके लिए? देश सबसे पहले होना चाहिए। वो धरती रही है जहां पर लोगों ने अपने को नहीं सोचा, देश को सबसे आगे रखा। भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। ये उस देश की भूमि है। उनको आदर्श ना बना के आज हम नेताओं को सेलिब्रिटी बना रहे हैं, आदर्श बना रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। नेताजी आ गए, भीड़ जा रही है। कौन है ये? तुम्हारा वोट ना मिले तो घर पे बैठते हैं 5 साल, और तुम वोट दे के जिता रहे हो उनको। थोड़ा तो युवाओं को समझना चाहिए। नेता आर नॉट सेलिब्रिटीज, दे कैन बी योर आइडियल इफ वो हैं उस लायक। तो मैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे नहीं जाऊंगा, सबका अपना है। लेकिन बड़ा ताज्जुब लगता है कि मुख्यमंत्री का बेटा होना, हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के बेटे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी का बेटा होने के बाद भी वो पास नहीं हो पाए। बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के एजुकेशन सिस्टम का। मतलब और ईमानदारी भी है इसमें, मैं बताऊँ आपको कि देखो फर्जी नहीं पास करवाया, वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो फेल, 8वीं पास बोलता हूँ मैं उनको, 9वीं फेल नहीं बोलता। तो आप नेता चुन रहे हैं ऐसा, जबकि बिहार वो भूमि रही है जिससे हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ। मगध साम्राज्य जो 16 महाजनपद में हुआ करता था, वो भूमि है मगध की, वो भूमि है बिहार की। और आज सबसे लाचार बिहार। और एक और चीज, जनता कितनी युवा देखी, और सबसे ज्यादा युवा जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी बिहारियों पर टिप्पणी करते हैं, उनके बेटे टिप्पणी करते हैं, और आप वोट चोरी में उन्हीं को जीप पे बैठा के ले जा रहे हो। जनता कह रही है ये देश की राजनीति चल रही है। कम से कम तुम अपने हक के लिए तो लड़ो, किसी के लिए मत लड़ो, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ो। वो मुद्दा ही नहीं है। तो देश का युवा नेता का फॉलोवर हो गया है, जबकि ये कभी नहीं होना चाहिए देश की राजनीति में। इससे पहले कि मैं आप दूसरा मुद्दा पूछूं, क्योंकि आपने बोले 2 मुद्दे जी। आपने बोला कि टिप्पणी तेजस्वी ने नहीं की। टिप्पणी तो प्रधानमंत्री मोदी भी कई मुद्दों पर करने से देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, अपने हर पद की एक गरिमा होती है। ऐसे तो अगर बोले तो फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, माननीय महामहिम, वो क्यों नहीं बोलती? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो आंसरेबल है ना, चाहे वो पार्टी आंसर कर रही है, नेता आंसर कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता आंसर कर रहे हैं। मैं तो इतना आंसर सुनता हूँ, थक गया हूँ सुन के। लेकिन मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी हर मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, और किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक पद है, वो देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं वो। अगर वो गली मोहल्ले की छोटी छोटी चीजों में बोलने लगेंगे तो बड़ा मुद्दा बिगड़ जाएगा। और दूसरी, अब सपोज करिए वो बोल दिए कि अशोक स्तंभ टूटना गलत था, आप समझिए क्या होगा ग्राउंड रियलिटी पे। अरे ऐसे कैसे बोल दिया? हजारों लोगों का अपमान है, ये देश की माइनॉरिटी का अपमान है, ये इस्लाम का अपमान है। अब वो ना बोले तो, वो बोले तो, क्योंकि एक ऐसी मीडिया चल रही है हमारे देश में जो वो देखती है जो नहीं हुआ। जैसे देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, कथित पत्रकार हैं, सॉरी, माननीय रवीश कुमार जी, मेरे बड़े चहीते हैं वो। 100 गांव है तमन्ना जी, 99 में बिजली आ गई, हर घर में लाइट है, हर घर में बढ़िया लैपटॉप। वो आएंगे प्राइम शो करने, वो 1 घंटे का शो बनाएंगे। उस एक गांव में बिजली क्यों नहीं आई? 99 में आई है, लेकिन वो किस पे बात करेंगे? वो घर दलित का था?
हाँ वो घर दलित का था। ये जो राजनीति है ना, ये बड़ी गंदी राजनीति है। और मैं बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा 99 घर में बिजली आई तो मैं गोदी मीडिया। अब आप बताइए, मुझे कई बार जब मैसेज आते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, बिक गया है, दलाल है, कभी कभी लगता है बिक ही जाऊं, क्योंकि देश की आवाम यही स्वीकार करना चाहती है, वो बिका हुआ पत्रकार ही चाहती है। मैं अच्छे पे अच्छा बोलता हूँ, बुरे पे बुरा बोलता हूँ। और एक और चीज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, वो है सेकुलरिज्म। इस देश में सेकुलरिज्म सिर्फ संविधान में है, ग्राउंड रियलिटी पे कोई सेकुलरिज्म नहीं है हमारे देश में। क्योंकि जो सेकुलर करते हैं उनको मतलब ही पता नहीं है सेकुलरिज्म का क्या होता है। मैं जब आप बोलते हैं, मैं कई धर्म पर बात बनाता हूँ, जब भी मैंने हिंदू धर्म पर टिप्पणी करी कि ये ऐसा है वैसा है, तो कई मुस्लिम फॉलोअर्स जो हैं वो आके, भाई अंधकार में प्रकाश हो तुम, भाई तू मसीहा है, तुमसे अच्छा कोई नहीं है भाई। और मैंने अभी एक रीसेंट वीडियो डाल दी कि बंगाल फाइल देख के आओ ना, उसमें मैंने नाम लिया किसी का, ना मैंने बोला कि भाई ये हिंदुओं पे अत्याचार को बताती है, कुछ नहीं बोला मैंने। सिंपल बोला भाई बंगाल फाइल मूवी आई है, देख के आओ। ऐसी ऐसी गालियां भेजी हैं मुझे, और मैं सबूत के साथ ये चीज दिखा सकता हूं कि नाम क्या है उनका। ये सेकुलरिज्म इस देश का। आप एक्सेप्ट करो ना, पुरानी बातें करो, तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। और जब डिफेंड करने की बात आए तो मुझे 100 साल पुराने मैसेज भेजे जाते हैं। मैं हर एक मैसेज को पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ कि चल क्या रहा है इस देश में। तो ये युवा है हमारे देश का। और सेकुलरिज्म इस देश में नहीं है, कहीं भी नहीं है। बस बात करने के लिए बहुत अच्छा कूल शब्द लगता है, आई एम सेकुलर। नहीं, कोई नोबडी इज सेकुलर इन दिस कंट्री। सेकुलरिज्म का मतलब ही नहीं पता लोगों को। भाई क्या अर्थ है आपके हिसाब से? सेकुलरिज्म मतलब मेरा धर्म अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, दूसरे का धर्म क्या है मुझे मतलब नहीं होना चाहिए, ये सेकुलरिज्म है। लेकिन हम सबसे पहले दूसरे के धर्म को ही देखते हैं, और ये हिंदू भी करते हैं गलत, और सेम टू सेम मुस्लिम भी करते हैं गलत। अब जैसे इसकी बात आई अशोक स्तंभ की, देखिए स्टेट एम्बलम एक्ट 2005 कहता है कि किसी भी मतलब ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जो किसी के पर्टिकुलर उसमें आए। बट आर्टिकल 51A कहता है कि एवरीवन शुड अबाइड एंड रिस्पेक्ट द स्टेट एम्बलम। तो फिर उसका क्या हुआ, आपने पत्थर से तोड़ा उस चीज़ को। वो भारत का प्रतीक है। बड़े बड़े जब एग्रीमेंट होते हैं तो सबसे ऊपर हमारे लोगो आता है, वो धार्मिक नहीं है, उसकी इंटेंशन देखी जाती है। उसको क्या कोई पूछता है? नहीं पूछता है उसको, वो सदियों से हैं। और 4 शेर, उसमें एक शेर दुर्गा जी का नहीं है, करेज, फेथ, कॉन्फिडेंस। एक और चीज़ है, करेज है, एक कॉन्फिडेंस है, एक फेथ है, और एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। 4 शेर इस चीज़ का प्रतीक है। जो नीचे बुल बने हैं लोटस पे, वो इस स्ट्रेंथ का प्रतीक है, लगे रहने, बढ़ते रहने का प्रतीक है। वो कहीं से धार्मिक स्तंभ नहीं है। और अब मैं इसको मैं अगर कंट्रोवर्सी बताऊं तो दरगाहों में आपने कभी दान पेटियां देखी हैं लगी, उसमें नोट ही डल रहा है, उस नोट पे अशोक स्तंभ है, वो दान पेटियों में गलत जा रहा है। फिर वो दान पेटियां हट जानी चाहिए, क्योंकि अशोक स्तंभ नोट पे है और नोट दान पेटी में जा रहा है। इट्स ए इंस्क्रिप्शन, वो एक शिलान्यास है। और एक महिला देखी थी, मैं रो रही थी वो, कि हम मर जाएंगे, हम पूरा खून बिच जाएगा, लेकिन हम धर्म को बदनाम नहीं होने देंगे। कोई नहीं कर रहा धर्म आपका बदनाम, वो एक चिन्ह है, आप और उसकी पूजा नहीं करनी है आपको। वो एक बाहर लगा हुआ शिलान्यास है, और भारत सरकार ने खर्च किया है पैसा, भारत सरकार की तरफ से हुआ है। लेकिन अलग ही एक माहौल बना हुआ है कि हम नहीं करेंगे, वंदे मातरम आप नहीं गाएंगे, बहुत अच्छी बात है, देखिए कोई कुछ नहीं कहता। जनगण मन पता नहीं गाते हैं कि नहीं गाते। भारत माता की जय, भाई भारत माता आ गई है, भारत माता आ गई तो चलिए मानते, भाई हमारे देवी धर्म माता बोलते हैं। किन किन चीज़ों को आप बोलोगे कि नहीं करना मुझे, और आप सवाल उठाओगे क्या हिंदू करेंगे? तो भाई मैं तो मंदिर बना लूंगा अशोक स्तंभ का, कुछ नहीं करना। अशोक स्तंभ रखना, उस पर चोला लगा के एक टिक्का लगाना, मुझे हो गए भगवान मेरे। तो ये जो आप धर्म की बात कर रहे हैं, साथ में आप बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, कहीं ना कहीं राजनीति जब आती है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राजनीति भी धर्म, या फिर ये जो बाबा आजकल बड़े ट्रेंड कर रहे हैं, किसी ना किसी पार्टी का कोई ना कोई बाबा है? मैं आपसे बोला एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सारे विचार तोड़ देता है, सारी धर्म की सीमाओं को पार कर जाता है। शुरू चीज़ किसी और से होती है और उसका मकसद भटकते भटकते कहीं और पहुंच जाता है। बाबा, कथावाचक, संत, ये तीनों अलग अलग परिभाषाएं हैं। कथावाचक को हमारे देश में संत मान लिया जाता है। कथावाचक कोई भी हो सकता है। कथावाचक धार्मिक जरूरी नहीं है हो। कथा करना का मतलब है वो कहानी सुना रहे हैं कि सत्यवती ने कलावती से ये कहा, फिर लीलावती आ गई, उसने कहा बेटा प्रसाद खा ले, ये कथा है। और अब इन्हीं पंडित जी से बोलूँ कि पंडित जी इसी कथा के बाद आपको बोलना है कि फलानी पार्टी जिंदाबाद, तो पंडित जी बोल देंगे। पंडित जी को मात्र आशा है कि दक्षिणा दे देना तुम। तो ये हो रहा है देश में। हमने बाबाओं को बड़ा बना दिया, हमने कथावाचकों को बड़ा बना दिया। कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुन के घर जाइए।
कंपटीशन चल रहा है कि मेरी कथा में 20 लाख आए तो अब मेरी कथा में 21 लाख बुलाऊंगा। बिजनेस है, आप कथा सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सुन रहे हैं व्यक्ति, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इस चीज़ को राजनीतिक दल के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं तो वहाँ फिर आप मैनिपुलेशन में आ गए, फिर आप कथावाचक नहीं बचे, आप एक कार्यकर्ता हो गए किसी दल के। ये तो आपने राजनीति की परिप्रेक्ष्य में कहा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कथावाचकों की बात करूं, सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य को ले लेते हैं। क्या लगता है कि उनका स्टेटस उतना होना चाहिए जितना उनको ख्याति मिल रही है, जिस तरह का उनके पास क्राउड भी आता है? क्राउड, बहुत अच्छा शब्द आपने बोला। मैं मानता हूँ कि मैं किसी को जज करूँगा उनकी क्राउड के हिसाब से। मैंने पूज्य श्री अवधेशानंद गिरी जी की कथाएं सुनी हैं, साक्षात उनके दर्शन भी किए हैं, बैठा हूँ। उनकी क्राउड आप देखिएगा तो आपको महसूस होगा कि नहीं कोई संत आया है। मैंने पूज्य मुरारी बापू जी की कथाएं भी बहुत सुनी हैं, तो मुझे महसूस होता है कि एक क्राउड आया है। फिर मैंने अनिरुद्धाचार्य जी की भी सुनी है, फिर मैंने पंडित सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी की भी कथाएं देखी हैं। ये जो क्राउड है ना, यही खेल कर रहा है। जनता की संख्या और ओरिजिनल सुनने वाले बहुत अंतर हो गया है। अब अनिरुद्धाचार्य जी को हमने जहाँ बैठाल दिया है, मैं मानता हूँ हमने कम बैठाला है, उनकी पीआर टीम ने ज़्यादा बैठाला है। ऐसे देखिए, आप कथा हो रही है, कथा में से वही क्लिप क्यों आ रही है मेरे पास जिसमें कंटेंट है? पत्नी रो रही है, सर हमारे पति गुम गए, तो हम दिला दें क्या? दिस शुड नॉट बी आंसर फ्रॉम द व्यासपीठ। भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में व्यासपीठ की बहुत मर्यादाएं हैं। स्टेज पे कोई नहीं चढ़ता, व्यासपीठ पे बैठ जाए अगर कोई व्यक्ति, तो आप धूम धड़ाके से सब हो रहा है, मंचन हो रहा है, तो वो पीआर क्रिएटेड बाबा हैं, जिनकी पीआर लगी हुई है, कट रही हैं रील, मीम बन रही हैं, वो शोज़ में जा रहे हैं, वो डिबेट्स में जा रहे हैं। कथावाचक को कथा तक सीमित रहना चाहिए, पर अब उनको आश्रम चलाने हैं अपने, जहाँ पे कई प्रकार के सेवाएं चल रही हैं, तो मैं मानता हूँ फिर उस हिसाब से वो उसको बिजनेस के तौर पे ले जाते हैं। वरना हमारे घर में तो सत्यनारायण की जब कथा होती थी तो पंडित जी आते थे, तो 100-1 रुपये भी हो गए तो वो समेट के चले गए। लेकिन कथा सेलिब्रिटीज, फिर मैं बात कर रहा हूँ, सेलिब्रिटी, हमने कथावाचकों को भी सेलिब्रिटी बना दिया। और इसमें गलती मीडिया की बहुत बड़ी। ज़रा सा कुछ हुआ, माइक लेके महाराज जी ये क्या है? अब 100 में से 1 लाइन गलत निकलनी है, और 99 छुपा के मीडिया भी वो एक ही लाइन उठा के कंटेंट डेवलप करती है। अभी जो लिव इन का मुद्दा उठा जी, आपका क्या टेक है उस पर? देखिए, मैं इस चीज़ के ना 2 आंसर दूंगा आपको। एक होता है व्यक्ति की निजी जिंदगी, और एक होता है जब वो निजी जिंदगी सामाजिक जिंदगियों को अफेक्ट करने लगे। उन्होंने बोल दिया, हमने सुन लिया, इग्नोर कर दिया। सबसे बेस्ट आंसर होता है ये, बोल गए। अब एक तरफ आप बोल रहे हो अनपढ़ बाबा, स्टेटमेंट आया था एक मैडम का, अनपढ़ बाबा। अरे जब तुम मान ही लिए हो अनपढ़ बाबा है, तो फिर क्यों बहस कर रहे हो उनसे? तुम भाई, अल्हड़ व्यक्ति तो कुछ भी बोल जाता है, तो फिर आप मानो मत। अब लिव इन की बात आई तो ये, अगर किसी महिला के पिता को, माता पिता को दिक्कत नहीं है, जिनके साथ रह रही है उनके माता पिता को दिक्कत नहीं है, तो फिर भाई क्या करना हमें? वो जाने, उनका काम जाने। 125 करोड़ में से 2 लोग वो रहे। लेकिन अब बाबा जी ने चूंकि क्या है, जलती हुई आग में घी डाल दिया, और उस चीज़ को माननीय श्री पटानी जी ने और हवा दे दी, तो इतना धुआं उड़ गया कि फिर सबने सोचा कि हाँ सेक ही लेते हैं। और भारत में मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं बहुत सिलेक्टेड कंटेंट बनाता हूँ। मैंने कई इन्फ्लुएंसर ऐसे देखे हैं कि ज़रा सा कुछ हुआ है ना, और क्यों हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जैसे, और अच्छी फॉलोइंग, व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं, तो उसको देख के 10 ने बना दिया। तो जो कंटेंट नहीं भी पहुँचना चाहिए था जनता तक, वो भी पहुँच गया। अब जैसे खुशबू नाम है आई गेस, खुशबू पटानी जी ने उनका अगर रिप्लाई दिया अनिरुद्धाचार्य जी का, तो उस पर आप डिबेट करवा रहे हैं। 25 लाख बच्चे जिस देश में भूखे सोते हैं, वहां आप मुद्दा कर रहे हैं कि क्या अनिरुद्धाचार्य जी को ऐसा बोलना चाहिए था? पता नहीं आखिरी बार भुखमरी पे कब डिबेट हुआ होगा हमारे देश में। मेहनत मेरी देखते देखते तो नहीं हुआ, हाँ एक आध बुलेटिन जरूर आ जाती होगी, हो जाए। तो ये मुद्दे है ही नहीं, आप खुद उस चीज़ को हवा दे रहे हो, जबकि मेरी ज़िंदगी से उनका कोई मुद्दा नहीं है, आपकी ज़िंदगी से वो मुद्दे का कोई मतलब नहीं है। आप भाई पूरे पैनल बैठ रहे हैं, अलग से एक हॉल में बुलाया गया अनिरुद्धाचार्य जी को भी, आप जनता का जवाब। अरे जाओ मत ऐसी जगह पे और उलझोगे। हाँ। सीधा बोल दो कि भैया हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, हमसे गलती हो गई, अब जय राम जी बढ़ो आगे। लेकिन उनको भी मजा आता है, मजा आ रहा है।
सही बात अनिरुद्ध आचार्य जी एंजॉय करते हैं ये सब, ऐसे ही उनको पुखी बाबा नहीं बोला जाता, ही एंजॉय। और जया किशोरी को लेकर जो तमाम चीजें चलती हैं, चाहे उनके बैग को लेकर चर्चा हुई हो, अभी उन्होंने फेशियल हेयर मुंडवाए हैं अपने तो उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई। क्या ये ठीक है कथावाचकों के लिए करना, क्योंकि वो वैसे इंटरव्यू में कह चुकी हुई हैं कि मैं आम लड़की हूँ। जया किशोरी जी बहुत पुरानी खिलाड़ी हैं इस फील्ड की, बहुत छोटे से देखिए उनकी, हमारे रायसेन शहर में जब वो आई थी तो एक हुआ था, हर एक छोटी सी लड़की कथा करने आई है, छोटी सी बच्ची कथा करने आई है। वो उस समय है जब सोशल मीडिया ही नहीं हुआ करता था, संस्कार और आस्था टीवी पे कथाएं आती थी, ये वो समय की हैं जया किशोरी जी। और जब उन्होंने अगर मुंह से बोल दिया कि भाई वो संत नहीं है, वो एक आम व्यक्ति है, अब वो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहती, तो बस आप भूल जाओ। अगर सामने वाले ने कबूल कर लिया कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तब वो जो कर रहा है वो करे, वो मर्सिडीज में घूमे, रोल्स रॉयस खरीदे, विदेश जाए, हमें फिर नहीं देखना चाहिए। हमारे यहाँ कंसेप्ट पता है आपको क्या गलत है, कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उसकी फिर निजी जिंदगी नहीं है, अगर वो कबूल नहीं कर रही इस चीज को कि मैं संत हूँ। मुद्दा ये था कि वो खुद कहती हैं कि आप मोह माया से दूर रहो। और दूसरी बात, जो मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि उन्होंने बोल दिया तो आप निकल जाइए, पहले तो आपने क्लियर नहीं किया ना कि आप कथावाचक हैं। आप जब पकड़ी गई तो आपने बोला कि नहीं मैं तो कथावाचक हूँ। अब मेरी एंकरिंग किसी को पसंद नहीं आई तो मैं ये थोड़ा बोल दूंगी नहीं मैं एंकर तो थी ही नहीं। देखिए एक पंक्ति है कि हाड़ मांस हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है चाम, और दे किसी की सुंदर काया हो जाती नींद हराम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो ये जो माया है ना, द मोमेंट यू कम आउट ऑफ योर मदर्स वोम, ये आपको घेर लेती है। तो वो माया से कोई नहीं बच पाया, स्वयं भगवान नहीं बच पाए, माया का मारीच बन गए भगवान पीछे पीछे। तो जया किशोरी क्या है, बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। हर व्यक्ति कई बार ना बचने की कोशिश करता है, तो उसके लिए वो बोल देता है। मेरा मानना है कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो रही है, आप मुंह बंद रखो, बस 4 दिन चिल्लाएंगे, नायक मूवी का डायलॉग है, फिर चले जाएंगे, सब भूल जाएंगे। अगर आप बोल रहे हो एक तरफ कि मोह माया नहीं है, तो वो मोह माया का आपका बोलना गलत है। आप उस चीज़ को सामने बोलो कि भाई कथा करिए, सब करिए, खूब एंजॉय करिए, खूब माया में लिप्त हो जाइए। मैं तो बोलता हूँ माया के केंद्र में बैठिए, जितनी लग्जरीज हैं अफोर्ड करिए और फिर मर जाइए। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो उस चीज़ को, लिपटे हो माया में, और दूसरे से अगर आप मना कर रहे हो, तो फिर आप छलावा हो, ये आपका दोहरापन है। फिर उस चीज़ को डिफेंड कर दो कि नहीं यार तो क्या हुआ, मैंने ले लिया, तो फिर आप बोलो मत। ये माया ही है कि 2.5 लाख का बैग एक माया है। किसी के लिए कोई पन्नी में सामान लेके जा रहा है इस देश में, कोई थैले में लेके सामान जा रहा है, तो सामान तो थैले में जा सकता है, लेकिन आप ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं, तो फिर वो बहुत गलत है, बहुत मिसलीडिंग है ये चीज़। और माया दूसरों की छुड़वाते छुड़वाते सारी माया हमने हमारे कंधों पे रख ली, अब तो मोह माया छोड़ दो, ये हो रहा है हमारे। और इनकी गलती नहीं है, लेकिन गलती इस आवाम की है। आवाम की है। आज की डेट में भी मैं देखती हूँ राम रहीम को मानने वाले बहुत हैं, आशाराम को मानने वाले बहुत हैं। आज भी फ़ोटो लगा रखी है घर पे। तो ये चीज़ें मुझे तो समझ नहीं आती, आस्था का केंद्र कैसे और कब बन जाती हैं। आस्था का ही यूज़ करते हैं। हाँ। देखिए तमन्ना जी, मैं बताऊं, भारत में अगर 125 करोड़ लोग हैं, तो लगभग 124 करोड़ परेशान हैं। हर व्यक्ति की अपनी परेशानियां हैं। हम इस चीज़ से हम सोचते हैं कई बार कि परेशान वही है जो बेघर है, परेशान वही है जिसके पास खाना नहीं है। नहीं, मर्सिडीज़ में बैठने वाला व्यक्ति भी परेशान हो सकता है। और जब व्यक्ति परेशान होता है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है, वो है उस समस्या का समाधान। अब वो समाधान चाहे बाबा से मिल रहा है, तांत्रिक से मिल रहा है, कथावाचक से मिल रहा है, किसी से मिल रहा है, वो लेने की कोशिश करेगा, और इसी का यूज़ करके आज व्यक्ति ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंच रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये चीज़ ना पब्लिक की वजह से ज़्यादा है। आप किसको आइडलाइज करते हैं, आपका आदर्श कौन है? देखिए मेरे आदर्श ना मतलब एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मैं अपना पर्टिकुलर आदर्श बोलूँ, और मैं आदर्श उनको बनाता हूँ जिनको मैं मिल सकता हूँ, सीख सकता हूँ। मतलब मेरा वो कंसेप्ट नहीं है कि हमारे आदर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको मैंने देखा नहीं, जिनको मैंने जाना नहीं, जिनको मैं मिल नहीं सकता, वो मेरे आदर्श नहीं हो सकते। जब मैं पढ़ाई यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आया, तो मैं विकास दिव्य कीर्ति सर से बड़ा प्रभावित रहा। और उसका कारण ये नहीं है कि कोई अलग चीज़ है कि फेमस हैं बहुत, उस समय कोई जानता ही नहीं था जब हमने पढ़ा। ओझा सर इतने दूर खड़े होते थे हमसे, अवध ओझा माननीय आपके जो नेताजी हैं, इतने दूर खड़े, तब कोई नहीं जानता था इनको, तो मैं इनसे बड़ा प्रभावित हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ में जो विकास सर से प्रभावित हुआ वो ये थी कि आप जितने बड़े हो जाएंगे उतना ही सहज आपको होना चाहिए, और उनकी जो सहजता है मुझे बड़ा प्रभावित करती है। और दूसरा,
अब चूंकि बात आई है तो मैं राजनीतिक भी आपको बताऊंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़ा आइडलाइज करता हूँ। उनकी विचारधारा को ना करूं, लेकिन उनके संयम को करता हूं कि वो कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देते। कोई अब जैसे माँ की गाली की प्रतिक्रिया आई, मैं आपको बोला हूं कि वो हो सकता है व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की नहीं है, वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की हो, लेकिन वो बड़े से बड़े पटल पर सहज रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जवाब दे ही जा रही है उनकी, कि जवाब दे रहे हैं, तुरंत कुछ हुआ जवाब दे दिया, जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष करते हैं। तो मैं उन विकास सर की सहजता और मोदी जी का पेशेंस जो है कि धैर्य रखो, धैर्य। भारत के दूरदर्शन पर जिस व्यक्ति को बैन किया हो, अमेरिका ने जिनका पासपोर्ट वीज़ा देने से जिसको मना कर दिया हो, वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना। सहजता, उतावलापन नहीं आया। मतलब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो रहा हो, वो अपनी नीतियों को भारत सरकार के चैनल दूरदर्शन से प्रसारित नहीं कर सकता, लेकिन वो धैर्य रखा उन्होंने, और धैर्य ही है जो आज उनको वहां तक पहुंचा। वरना भारत की भूमि ने बड़े बड़े नेता दिए, ऐसे गद्दावर नेता दिए जो लगते थे कि यही है आने वाले समय में, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया, वो धैर्य था। तो दो व्यक्ति को मैं बड़ा आइडलाइज करता हूँ जी। और ये राजनीतिक नहीं है, इसको बिल्कुल कोई ये ना देखे कि बीजेपी से। एक व्यक्ति को आइडलाइज, मैं बोलता हूँ, मैं व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों को आइडलाइज करना अलग चीज होती है। आप व्यक्तित्व को आइडलाइज करिए, आप व्यक्ति को आइडलाइज मत करिए। नरेंद्र मोदी नाम के इस देश में बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन जो व्यक्तित्व पर्टिकुलर व्यक्ति का है वो आइडलाइज करिए। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत हो सकते हैं इस देश में, लेकिन वो व्यक्तित्व नहीं हो सकता दोबारा। और हमारे देश में यही सबसे बड़ा नाटक है कि हम व्यक्तियों को आइडलाइज करते हैं, हम व्यक्तित्व को आइडलाइज नहीं करते। आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं ना जी। हिस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो? उस वक्त तो वो मिलती होगी। हिस्ट्री में मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को बड़ा आइडलाइज करता हूँ, और गांधी जी को मैं ना बैलेंस करके मानता हूँ कि वो एक पक्षी थे। आज से नहीं, मैं स्टार्टिंग से मैंने उनकी जीवनी पढ़ी, नो डाउट वो खुल के सामने आए, लेकिन लाल बहादुर जी मैं बहुत आइडलाइज करता हूँ, क्योंकि राजनीति में लोह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, और लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। जो व्यक्ति मतलब प्रधानमंत्री रहा हो और अपने संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, गाड़ी की किस्तें भर रहा है, बड़े होके सबसे कठिन चीज़ है बड़े होके सहज होना। वरना हमने देखा है गली मोहल्ले के अगर क्या बन गए, क्या हम बन गए हैं फलाने मोहल्ले के युवा मोर्चा के अध्यक्ष। भाई साहब रोड पे केक काटेंगे वो बोनेट पे रख के। सहजता बहुत ज़रूरी है। तो मैं विकास सर को, व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लाल बहादुर जी को बड़ा आइडलाइज करता हूँ हिंदुस्तान के इतिहास से। चलिए, जाते जाते आप अपने अंदाज में कुछ मैसेज देना चाहें आज के यूथ को, सोशली, पॉलिटिकली? क्या मैं इस देश की यूथ से यही बोलूँगा कि पहले पढ़ो, फिर समझो, फिर सीखो, और अपनी विचारधारा दूसरे पे मत थोपो, जो कि इस देश की सबसे बड़ी कमी है। आप एक पक्ष से सोच रहे हो, मैं दूसरे पक्ष से सोच रहा हूँ, आप उसका सम्मान करो। और राजनीति के पक्ष में बोलने वाला हर व्यक्ति बिका हुआ नहीं होता, किसी पार्टी के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति भी बिका हुआ नहीं होता। हमें सारे मत सुनना चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व वही है जो सारी चीज़ों को सुने। और मैं इतनी आशा करता हूँ, एक 4 पंक्तियाँ अगर मैं बोलूँ है कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो इस देश के युवा ही सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नेता आज हैं कल नहीं रहेंगे, आने वाले नेताओं की ज़रूरत है इस देश में। और अपना नेता जाति धर्म के आधार पर मत चुनो, तुम नेता वो चुनो जिसको कम से कम तुम सम्मानित कर सको, शिक्षा के तौर पर, व्यवहार के तौर पर। और कई ऐसे पैमाने हैं जिन पे हमें नेताओं को तौलना चाहिए, लेकिन ये चीज़ इस देश के युवाओं को समझनी, जाति से तो ऊपर आना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। इस देश का कुछ नहीं किया जा सकता जब तक जाति भरी जा रही है हमारे देश के युवाओं के अंदर। जाति 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 को जाने दो। 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। आप अपना नेता पढ़ा लिखा चुनिए, वो चुनिए जिसकी आंखों में आपको भविष्य दिखता हो। भूतकाल से लड़ने वाला नेता कभी भविष्य का आकार नहीं कर सकता इस देश में। ये मैं बोलूँगा इस देश की युवा पीढ़ी से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप कह रहे हैं कि आपको फ़ैन शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे लिए फ़ैन मोमेंट था। और बड़ा लंबा टाइम हो गया। और अब फिर से यही कहूँगी कि सौभाग्य है मेरा कि मैंने चैनल से छुट्टी ली, ठीक उसी तरीके से जैसे आपने अपने काम से ली, कि भाई आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। और उसके बाद अच्छा हुआ कि आप उस चैनल में नहीं आए थे, यहाँ आ गए। मैं बोलता हूँ ना, जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना अच्छा है।
तो और बहुत आगे जाता है जो व्यक्ति जो निर्णय लेना जानता है। आपने निर्णय लिया, ये तो अभी पहली सीढ़ी है। निर्णय लेने वाला व्यक्ति हमेशा आगे जाता है। कुंठित होकर जलते रहते काम करते रहने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। बिल्कुल, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी रील्स मैं इसीलिए देखती हूँ thank you so much। क्योंकि अच्छा लगता है देखने में, अच्छा लगता है सुनने में। फिर से मैं वही बोलूँगी कि स्क्रिप्टिंग इतनी सधी हुई होती है कि बहुत कुछ व्याख्या आप कर देते हैं कुछ ही लाइनों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank हमारे you साथ so much, जुड़ने के तमन्ना लिए। जी। Thank you so और आप भी अपने आप को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए और हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, भर भर के कीजिए, बुरे कमेंट्स मत कीजिएगा। बाय। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.